नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान से आज आपको अवसर बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रति इकाई में पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। शरद जोशी का नाम कोई अपरिचित नाम नहीं है। व्यंग लेखन के क्षेत्र में वह प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। शरद जोशी का जन्म उज्जैन में 21 मई 1931 को हुआ था। उन्होंने लेखन का प्रारंभ नई दुनिया के परिक्रमा स्तंभ से किया था और नई दुनिया में परिक्रमा स्तंभ में 7 वर्षों तक उनका ये व्यंग निश्चित तौर पर रोज या प्रतिदिन आता रहा और बाद में जो सबसे पहले उनकी पुस्तक छपी है परिक्रमा नाम से, उसमें वही सारे लेख हैं। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका सहित सभी प्रमुख पत्रिकाओं के लिए शरद जोशी अनिवार्य माने जाते थे। सन 1980 में हिंदी एक्सप्रेस का दायित्व भी आपने संभाला। नवभारत टाइम्स में दैनिक व्यंग लिखकर आप देश भर में चर्चित हुए। दैनिक मध्य प्रदेश, नवलेखन, भोपाल तथा हिंदी एक्सप्रेस, मुंबई के संपादन का कार्य भी आपने किया। आकाशवाणी इंदौर में भी स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उन्होंने कार्य किया है। सूचना विभाग में भी लगभग 10 वर्षों तक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में सेवा करते रहे। बाद में शासकीय सेवा से मुक्त होकर लेखन कार्य में पूरी तरह से लग गए। वैसे तो शरद जोशी पुरस्कारों से हमेशा दूरी ही रहे। चकल्लस, काका हाथरसी पुरस्कार उन्हें मिला ही, साथ ही उन्हें 1990 में भारत सरकार ने पद्मश्री अलंकार से अलंकृत किया। मरणोपरांत परिवार नामक पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया। शरद जोशी ने बचपन में ही सोचा था कि वो एक लेखक बनेंगे और जब तक वो रहे तब तक अपने इस लेखन कार्य को बड़े ही कुशलता पूर्वक पूरा करते रहे। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका देहावसान हो गया। अब आइए हम उनकी प्रमुख कृतियों को देखें। तिलस्म, जीप पर सवार इलियां, राह किनारे बैठ, दूसरी सप्ताह, यथासंभव, पिछले दिनों, किसी बहाने, परिक्रमा, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यत्र तत्र सर्वत्र तथा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, पिछले दिनों आदि। उन्होंने 2 व्यंग्य नाटक भी लिखे हैं, एक था गधा और अंधों का हाथी। एक था गधा और अंधों का हाथी देश और विदेश में इनका नाटक होते रहे हैं और अभी भी होते हैं। फिल्म लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आज नहीं, गोधूली, उत्सव। उन्होंने धारावाहिक लिखे और हास्य धारावाहिक में ये जो है जिंदगी सबसे पहला हास्य धारावाहिक रहा। विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, इसमें से कुछ आपने देखे भी होंगे। हिंदी समय में रचनाएं 1968 से 79 के वे दिन, अतिथि तुम कब जाओगे। आलोचना के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जिसके हम मामा हैं, एक भूत मंत्री से मुलाकात, लोकायुक्त, रेल यात्रा, उनके आलोचना की पुस्तकें हैं। अब हम अफसर व्यंग की ओर चलते हैं। नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए, क्योंकि जब नाव में सुराख होगा वह आपसे इसका स्पष्टीकरण मांगेगा। जब नाव हिचकोले ले रही होगी, इधर उधर डोल रही होगी, तब वह आपको जलती हुई आंखों से घूरेगा और डांट लगाएगा। और जब वह धीरे धीरे सधी हुई लहरों पर बहती चली जाएगी, तब वह आपका आभारी नहीं होगा, जिसके योग्य प्रशासन में ठीक नाव चल रही है।
चांदनी रात है, हवा है, लहर है, चारों तरफ वही अमृत बिखरा है जिसमें रोमांस पनपता है और कविताएं लिखी जाती हैं, पर नाव में एक अफसर बैठा हुआ है। जब नाव में एक अफसर बैठा होगा तो आप उस चांदनी रात का, हवा का, लहरों का आनंद नहीं ले सकते। वह कोई ऐसी बात छेड़ देगा जो जिसके ऊपर उसने अफसर ने टिप लिखी है और वह फाइल अभी प्रमुख सचिव के पास है, उसको कैबिनेट में जाना है। चांदनी रात में भी वह भूल जाएगा कि चांदनी रात है, और जब तक आप उसको मेमो ना थमा दे कि सर चांदनी रात है, हम नौका विहार के लिए निकले हुए हैं और ईश्वर के प्रावधान में भी इसका बजट है, तब तक वह नाव का लुत्फ नहीं ले पाता है। ऐसे में मन करता है नाव से कूद पड़े, क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए आप नाव में बैठे थे, वह तो वही की वही अफसर के साथ है। क्योंकि अफसर अफसर होता है, घर में भी अफसर होता है, बाहर भी अफसर होता है। वह अपनी दिन भर के कार्यकलाप को ऑफिस में छोड़कर नहीं आता है, बल्कि उनके साथ ही साथ ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और अगर जब भी वो कोई बात करता है तो चूंकि आप मातहत होते हैं, उसके अधीनस्थ होते हैं, तो वो पता नहीं कब क्या कह दे, आप अफसर के साथ खुलकर के आनंद नहीं मना सकते हैं। इसमें अफसर की गलती नहीं है, वह बोर है, वह इतना सहज बोर है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि वह दूसरों को बोर कर रहा है। और गलती आपकी ही मानी जाएगी, क्योंकि आपकी ही तो गलती है जो आप उसके साथ नाव में बैठे हुए हैं। लोग सोचते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ सांचा विदेशी है जिसमें अफसर ढलता है। अफसर बनाए भी जाते हैं और अफसर जन्मजात पैदा भी होते हैं। यह एक बहस का मुद्दा है, क्योंकि कई बार होता यह है कि रिटायरमेंट के बाद भी अफसर अफसर ही बना रहता है। और घर में भी वो जिस तरह से दफ्तर चलाता था वैसे ही घर को भी चलाना चाहता है। पत्नी उसे एक न सुलझने वाली चिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है, और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे न सस्पेंड किया जा सकता है और न उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। वो घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं। जिस तरह से दफ्तर को कभी ठीक तरीके से नहीं चला पाए, उसी तरह से वो घर को भी कभी ठीक तरह से नहीं चला पाते हैं। वर्षों हो गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियां उनके वजन से चरमराकर टूट गई और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा, फाइलें उसी तरह से चलती रही। पहले लेखक कहते हैं, पहले तो भोजपत्र होते थे जिसके ऊपर लिखा जाता था, तब समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनके ऊपर लिखा जाता होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ते होंगे। अब तो बहुत सारे पेड़ हो गए हैं, पेड़ कटते हैं जिससे कुर्सियां बनती हैं, पेड़ से ही कपड़े भी बनते हैं और पेड़ से ही कागज का निर्माण भी होता है, कागज भी पेड़ों से ही बनाया जाता है। तो वो कहते हैं अब तो किसी तरह की कोई समस्या है ही नहीं, भोजपत्र वाली समस्या अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब पेड़ कट जाते हैं, कागज बन जाते हैं, कुर्सियां बन जाती हैं। तो जितनी कुर्सियां बनती चली जाएंगी उतने अफसर तैयार होंगे और रोज नित नए सेक्शन खुलते चले जाएंगे। ये माना जाता है कि जितने अफसर होंगे देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा। अब देश का विकास उतना होगा या नहीं होगा यह तो नहीं पता, पर जितने अफसर बनते जाएंगे उतनी कुर्सियां बनती जाएंगी, उतने सेक्शन भी अलग अलग खुलते चले जाएंगे। देश का विकास हो ना हो, पर अफसरों का विकास होता जाएगा। अफसरों के भी काम करने का एक अपना तरीका होता है। घर में भी अगर देख लिया जाए तो रिटायरमेंट के बाद
अफसर एक सब्जी भी बिना 4 ठेले वालों से मौखिक टेंडर लिए बिना नहीं खरीदते। जब तक 4 लोगों से एक कद्दू का भाव भी नहीं पूछ लेंगे, वो कद्दू भी नहीं खरीदेंगे। और जब तक प्यार की सैंक्शन ना दें, प्यार भी नहीं करेंगे। यानी सारी चीजें ऑफिस के तौर तरीके से सिस्टमेटिक चलना चाहिए। गड्ढा भी खुदना है तो बिना अफसर की परमिशन के, बिना उसके दस्तखत के नहीं खुद सकता। सो जितने ज्यादा अफसर आएंगे उतना ज्यादा विकास होगा, और ज्यादा से ज्यादा अफसर चाहिए तो वे आएंगे। विकास हो ना हो, अफसर तो आपके यहाँ आते ही चले जाएंगे। अफसर किस तरह से काम करते हैं, उनका अपना एक तौर तरीका होता है, और ये हर अफसर को पता होता है कि कार्य किस तरह से किया जाना है। जब भी कोई अफसर आता है तो हर नया अफसर अपने में एक गमक लिए होता है, एक खुशबू लेकर के वो अपने साथ आता है, अपने साथ कुछ नयापन लेकर के आता है। जब आता है चमन में बहार बनकर आता है, और जब जाता है मर्तबान का अचार बनकर रह जाता है। आपने कभी एक अफसर को जाते हुए और दूसरे अफसर को आते हुए देखा हो तो ठीक, वैसे विद्यार्थी तो नहीं देखा होगा, पर अगर कोई अफसर जा रहा है और उसके स्थान पर दूसरा अफसर आ रहा है तो तबादले का दृश्य बड़ा ही रोचक होता है। तब जो लोग विदाई देने वाले होते हैं उनके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। ये कहा जाता है वर्मा जी आ रहे हैं, इसकी हमें खुशी है, और शर्मा जी जा रहे हैं, इसका हमें बड़ा अफसोस है। चमचा इस प्लेट से कूद करके दूसरी प्लेट में सवार हो जाता है। चमचा यानी मक्खन लगाने वाला, सीट की पूजा करने वाला, या जो भी व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है उसकी बात को मानने वाला। जब ये कहा जाता है कि शर्मा जी जा रहे हैं, वर्मा जी आए हुए हैं, एक के साथ खुशी है और दूसरे जा रहे हैं तो इसका हमें अफसोस है, तो पुराने वाला जो जा रहा है उसके पास इन शब्दों को बर्दाश्त करने के अलावा या उसी में खुश होने के अलावा और कोई हल नहीं होता है। अब चूंकि नया अफसर आया है तो अब ऑफिस में सारी चीजें बदल जाएंगी। यहाँ की टेबल वहाँ और वहाँ की टेबल यहाँ कर दी जाएगी। यानी जो भी आएगा वो कुछ चेंज चाहेगा, परिवर्तन करेगा, उसको ये चीज यहाँ अच्छी नहीं लग रही, वो दूसरे डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा। यदि नए अफसर को क्रोटन पसंद है तो पुराने अफसर के कैक्टस गए भाड़ में। पंक्चुअलिटी पर विशेष जोर दिया जाएगा। 10:30 माने 10:30। 1 महीने तक तो ये सारी स्थितियां चलेंगी। बड़े बाबू 10:30 पर आ जाएंगे, चपरासी का ओवर टाइम होगा, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऑफिसर अफसर में और बड़े बाबू में सेटिंग हो जाती है। मामला ठीक ठाक जम जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, और फिर से वही ढर्रा, पुराना ढर्रा शुरू हो जाता है। यानी शुरू में जो ये समझा जाता है कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, बाद में पता चलता है कि जैसे गाड़ी पहले चल रही थी, बिगड़ी हुई गाड़ी जिस तरह से पहले चल रही थी वैसे ही फिर से वही की वही सारी अवस्था चली आती है। माने सब चीजें एक ढर्रे से, एक नियत तरीके से, एक पुराने तरीके से चलना प्रारंभ हो जाती है। भोलाराम का जीव पढ़ा था आपने, और आपको याद होगा कि ऑफिस में काम किस तरह से होते हैं। अफसर के शरीर की कोई रग सरकार के सूत्रों से अलग काम नहीं करती है। फाइल, मीटिंग, दौरा, रिपोर्ट, डीओ, रिमाइंडर, मेमो, ऑर्डर की दुनिया में बंधा वह सहानुभूति का पात्र है। सहानुभूति शायद लेखक ने इसलिए कहा होगा कि वो इन सब से चाह कर भी अलग हो ही नहीं सकता, उसे इन सारी चीजों के बीच में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रूटीन है। जैसे सूर्य का सूर्योदय होना रूटीन है, और रात में चांद का निकलना भी रूटीन होता है, या सुबह चांद का डूबना और शाम को सूरज का उगना रूटीन होता है।
इसी तरह से अफसर का ऑफिस में आना और शाम को वापस जाना भी अपना एक रूटीन होता है, और आप ऑफिस में जिस तरह से जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें करना उसका दायित्व होता है, या उन कार्यों को करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं और दोस्ती में कोई नियम नहीं होता है। जैसे कृष्ण के बारे में आपको मालूम होगा कि कृष्ण के बहुत सारे सखा थे। अब जब मित्र होंगे तो आप उनसे काम बहुत आसानी से नहीं करवा सकते, और अफसर अफसर होता है, पता नहीं कब आपको डांट दे, कब आपसे क्या कह दे। तो अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं, दोस्ती में कोई नियम नहीं होते। अफसर के साथ नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए। अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं अफसर को कब किस चीज का बुरा लग जाए और वो आपको कब किसके सामने किस तरह से डांट भी दे। लेखक कहते हैं पुराने जमाने में तो अफसर घोड़े के ऊपर बैठ करके दौरा करने के लिए जाया करते थे। तब लोग क्या करते होंगे? अगर अफसर के सामने आते हैं तब भी मुश्किल है, और यदि घोड़े के पीछे चलते हैं तब भी मुश्किल है। तब शायद यह बात रही होगी कि किनारा काटकर बगल में चलते रहो, ना सामने रहो ना पीछे रहो, एक साइड होकर के चलते रहो। अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुला करके डांटता है। हम डटे हुए लोग हैं, और डटे होने के बाद भी हम उसके साथ काम करते रहते हैं। नेता इसलिए डांटता है कि कई बार उसके जो प्रिय लोग हैं उनके काम अगर नहीं हो पाते हैं और उसे करवाना होता है, तब भी वो हमें डांट लगाता है, और डांट लगाने के बाद भी हमें वो सारे कार्य करने ही पड़ते हैं। हम डटे हुए लोग हैं इसलिए डांटा जाता है। कुर्सी कब तक बनी रहे? कुर्सी तो हमेशा बनी रहेगी, अफसर ही बदलते रहेंगे, क्योंकि कुर्सी कुर्सी है। जैसे कोई आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है और दूसरे शरीर धारण कर लेती है, इसी तरह से कुर्सी तो वही बनी रहती है, और अफसर कब कौन सा आकर के उस पर विराजमान हो जाए, कब कौन नेता किस कुर्सी पर आकर विराजमान हो जाए, यह नहीं कहा जा सकता। यानी व्यक्ति बदलते हैं, कुर्सी या पद कहा जाए तो वही बने रहते हैं। अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुला कर डांटता है। कुर्सी बनी रहेगी, पर कब खाट खड़ी हो जाए कह नहीं सकते। खाट खड़ी हो जाना यानी मुश्किल में आ जाना, यह मुहावरा है। वह गजटेड है यानी गजट में है, हम गजट के बाहर हैं फिर भी फाइल में हैं और फीते से बंधे हुए हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर, क्योंकि उसे यह अधिकार है कि वह कब किसको किस तरीके से लपेटे, कब किस तरह से कौन से कार्य उससे करवाए जा सकते हैं और किस तरह से उसे कार्य करना है, यह वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है। ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, शायद आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अफसर के साथ नाव में बैठ करके नौका विहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वह दफ्तर का किस फाइल का कौन सा किस्सा आपके सामने छेड़ दे। वह हमेशा ऑन ड्यूटी ही बना होता है, सर्वव्यापी है, रेडीमेड मसीहा है। मसीहा इसलिए कहा गया है कि ईश्वर और खुदा जो रहते हैं वो लोगों के कार्य करते हैं, तो जिस ऑफिस में वो है वहां के लोगों का वह
मसीहा होता है, क्योंकि उनकी जो अभी नौकरी है, सर्विस है, उसका लेखा जोखा सब उसके हाथ में होता है। वह एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। फुर्तीला कछुआ है, कछुआ फुर्तीला भी कहा है, कछुआ भी यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो फुर्तीले का अर्थ होता है बहुत तेजी से काम करने वाला, और कछुआ यानी जो काम बहुत धीमी गति से करता है। पर अब देखा जाए तो वो जो कहानी आपने किसी जमाने में पढ़ी थी खरगोश और कछुए की, अब वो सारी की सारी बदल गई है, जिसमें कछुआ निरंतर काम करता है और वह जीत जाता है। खरगोश को लगता है कि कछुआ की स्पीड तो बहुत स्लो है और वो तो जीत ही नहीं पाएगा, तो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इसमें एक कहानी में यह है कि फिर खरगोश को ये चीज बड़ी बुरी लगती है कि किसी जमाने में उसके दादाजी और कछुए के बीच में रेस हुई थी, उसमें कछुआ जीत गया था, और ये हर बार अपनी उस जीत को बड़े गौरवपूर्ण तरीके से बताता है। तो वो कछुए के सामने प्रस्ताव रखता है कि चलिए हम फिर से रेस लगाते हैं। फिर से रेस लगाई जाती है। उसमें खरगोश को लगता है कि मेरे दादाजी ने जो भूल की थी कि वो किसी जगह जाकर के सो गए थे, अब मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा और जो मेरा लक्ष्य है उस पर पहुंच जाऊंगा पहले। तो खरगोश बहुत जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। कछुआ कछुआ है, वो अपनी स्पीड में चल करके आता है। खरगोश चूंकि जीत चुका है, ये बात उसे बर्दाश्त तो नहीं होती है। तो फिर होता यह है कि थोड़े दिनों बाद, चूंकि खरगोश जीता हुआ है, कछुआ हारा है, थोड़े दिनों बाद वह खरगोश के पास जाता है, बोले एक जीत मेरी थी, एक जीत आपकी है, इससे कोई निर्णय नहीं निकला। जैसे मैच में होता है ना, विड्रॉ हो गया, दोनों के बराबर बराबर रहे, तो चलिए फिर से रेस लगाते हैं। और जब रेस लगाई जाती है तो कछुआ कहता है कि इस बार किस रास्ते से दौड़ लगेगी ये मैं तय करूंगा। तो खरगोश सोचता है ठीक है, ये कछुआ है, जीतना तो मुझे ही है। तो कछुआ होशियारी ये करता है कि वो थोड़ा रास्ता तो जमीनी रखता है और ज्यादा रास्ता जल का रखता है। खरगोश बहुत जल्दी तो वहां पहुंच जाते हैं, पर आगे चूंकि पानी है, नदी है, पार नहीं कर सकता है, तो वहां रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी को क्रॉस करके चला जाता है। कछुआ जीत गया। फिर वही बात, तो उसने अब खरगोश को फिर से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जाकर के बोला कि नहीं, ये ठीक नहीं था, तुमने अपनी मनमर्जी से सारा पाथ रास्ता तैयार किया था, ऐसा नहीं होगा, मैं करूंगा। उसका ठीक है, फिर से कर लेते हैं रेस। तो इस बार खरगोश जमीनी रास्ता लंबा रखता है, और पानी चूंकि है वो रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी इस तरह की शर्त होती है कि तुम चूंकि जमीन के प्राणी, तुम जल्दी तैर लोगे और ऐसा वैसा दुनिया भर का। फिर वो वहां जाते हैं। खरगोश पहले पहुंच जाता है जमीनी रास्ते से, कछुआ धीरे धीरे पहुंचता है, पर खरगोश पानी का रास्ता पार नहीं कर सकता। तो दोनों में फिर ये हो जाता है कि ठीक है, मैं पानी में उतर रहा हूं, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, और दोनों इस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो वो नहीं है कि हमें जीत इंडिविजुअल रह करके हासिल करनी है, बल्कि अगर जीतना है, लक्ष्य को तय करना है, तो आपको लोगों से सहयोग लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फुर्तीला कछुआ है। कछुआ मतलब आप ये भी कह सकते हो कि बहुत दिनों तक कोई भी केस जल्दी से सॉल्व होता नहीं है, फाइल पड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ती है, और कभी कभी काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। वह ओखली में सिर रख मूसलों को अनुशासन में रखता है। आपने कहावत सुनी होगी, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। पर यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं कि ओखली में सिर तो देता है, पर मूसलों को अनुशासन में रखता है। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता। आरसी यानी दर्पण, आईना, फारसी का शब्द है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो सत्य को देखते हुए भी सत्य नहीं मानता है, उसको उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तभी वो उस बात को स्वीकार करता है। वह सत्य के प्रमाण मांगता है। जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा कि वकील कुछ भी कहे, घटना कुछ भी हो, सब कुछ हो, पर वो कहते हैं सबूत चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है। अफसर अफसर है, वह केवल अफसर है। वह जीवन को डील करता है एक निश्चित तरीके से, और वह सहज ही परिभाषित है।
अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है। जिज्ञासा का केंद्र इसलिए कहा गया है कि जब भी नया अवसर आता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है या ऑफिस के लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो अफसर आया है वह किस तरह का है, किस तरह से काम करवाता है, किस तरह से उसकी मेंटेलिटी है, कैसे क्या होगा। और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म में कार्य कारण संबंध वह पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा, वह जहां है, जितना है, मेरी समझ में काफी है, उसे वहीं रहने दें। अफसर, लेखक अंत में एक सलाह देते हैं कि अफसर अगर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइए, इसी में आपकी खैर है। इसमें नेताओं का भी एक जगह पर उल्लेख आया था। तो जैसे जीप पर सवार इलियों के बारे में उस बार बताया था, इसमें उन्होंने दो जो व्यंग नाटक लिखे हैं, उसमें एक है अंधों का हाथी। तो अंधों के हाथी में यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सारी चीजों को तय करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि कहा जाए तो पब्लिक को मूर्ख बनाने का कार्य भी किया जाता है। ये उनका नैतिक दायित्व के अंतर्गत आ जाता है कि किस तरह से पब्लिक के बीच में रह करके ही पब्लिक को उल्लू बनाया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। दुष्यंत कुमार का एक शेर आपने सुना होगा, ना हो कमीज तो पैरों से पांव ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। और जिंदगी में परिवर्तन निरंतर होते रहना चाहिए, होते रहते हैं, और हमें भी उन परिवर्तनों के साथ में आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। अब यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपने लापतागंज देखा होगा, ये बहुत पुराना नहीं है, उसमें एक सेंटेंस भी आता है, शरद जोशी का पता लापतागंज। किसी विद्यार्थी को यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अफसर अफसर होता है, वह होशियार होता है, उसे परिस्थितियों को देखना पड़ता है। एक बहुत छोटी सी बात कि एक लोहे की छड़ का मूल्य 250 रुपये होता है, और उसी से अगर घोड़े की नाल बना दी जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 1000 हो जाती है। और अगर उसकी सुइयां बना दी जाए तो उसका मूल्य और भी ज्यादा हो जाता है, 1,00,000 हो सकता है। और घड़ी की सुइयां अगर बना दी जाए, स्प्रिंग बना दिया जाए, सारी चीजें बना दी जाए, तो उसका मूल्य 1,00,000 से भी ऊपर हो सकता है। तो अफसर अफसर है, उसे पूरे ऑफिस को लेकर के, पूरे समाज को, समाज अगर उस विभाग से जुड़ा हुआ तो उसको लेकर के कह सकते हो, पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के चलना होता है, उसे लोगों से काम कराना होता है। यदि किसी विद्यार्थी को मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा अफसर हो। हाँ जी, किस कॉलेज से पूछ रहे हैं? मैम नमस्ते, विदिशा से बोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज। हाँ पूछिए। पूछना था कि शरद जोशी की कहानियों के नाम आप बता सकते हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा। शरद जोशी की कहानियों के नाम। शरद जोशी की कहानियों के नाम, कहानियां उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने व्यंग लिखे हैं। एक व्यंग सहिष्णु मैं आपको सुनाती हूँ। व्यंग है उनके बहुत सारे, आप यथा संभव, यत्र तत्र सर्वत्र, ये सब चीजें व्यंग उनके पढ़ सकते हैं उसमें। तो सहिष्णु में तो यह है कि एक व्यक्ति एक रास्ते पर खड़ा हुआ था, वहां से एक नौजवान निकला और उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको देख, बैठ जाइए आप, उसको देख करके मुस्कुरा रहा है।
शरद जोशी की ही रचना है ये। उसका नाम है सहिष्णु। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, नौजवान था, गुस्सेल था, पहलवान था, तो वो जाकर 2-4 गालियां उस बूढ़े व्यक्ति को देता है और आगे चला जाता है। दूसरे दिन फिर निकलता है तो देखता है कि वो व्यक्ति फिर खड़ा है और फिर से हंस रहा है। तो उसको और गुस्सा आती है, 2-4 गालियां देता है, 2-4 थप्पड़ मारता है, आगे बढ़ जाता है। तीसरे दिन फिर पहुंचता है, निकल रहा होता है, देखता है वो व्यक्ति फिर से खड़ा हुआ है, उसको देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसको बहुत गुस्सा आती है और फिर उसकी बहुत धुनाई कर देता है, बहुत ज्यादा मारता पीटता चला जाता है। चौथे दिन फिर देखता है कि व्यक्ति फिर खड़ा उसको देख के मुस्कुरा रहा है, तो उसको अपने किए हुए काम पर शर्म महसूस होती है, जाकर उससे माफी वगैरह मांगता है कि क्षमा करिए और मैंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया और आप इसके बाद भी मुस्कुराते रहे। तो वो व्यक्ति कहता, और मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूँ इसके बदले में? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, आप एक काम कर सकते हो, मैं चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और आप मुझे वोट दे दीजिए। तो वो युवक प्रॉमिस करके आगे बढ़ जाता है, बोलता है ठीक है, चुनाव में आपको वोट दूंगा। वोट देते हैं, पता चलता है कि वो व्यक्ति जीत गया, जो उसको देख करके रोज मुस्कुरा रहा था, खड़ा हुआ था, जीत गया। इसके बाद सबसे पहले जो पुलिस आई तो उसके घर पर आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि तुम अमन चैन में को खत्म करके अशांति फैला रहे हो, तुम भोले भाले लोगों को मारते पीटते हो। और उस व्यक्ति को उठा करके पुलिस जेल में बंद कर देती है। उसका अपराध यह था कि तुम शांति से जीने नहीं दे रहे लोगों को, उपद्रव करते हो, ये सारी चीजें। तब वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की जो इस व्यक्ति की बात मान करके। तो इसमें मॉरल ये है, शरद जोशी ने लिखा है कि वो नौजवान सोचता है, मुझे ये सोचना चाहिए था कि जो व्यक्ति अपने अपमान को बर्दाश्त करके इसके बाद भी हंस रहा है, तो वो मौके की तलाश में है, पता नहीं कब उसको मौका मिलेगा और किस तरह से बदला ले लेगा। इसी तरह से नेताओं के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे व्यंग किए हैं, राजनीति के ऊपर भी उनके ढेर सारे व्यंग हैं। तो आप चाहे तो उनकी एक आध किताब निकाल कर पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। शुरू में उनकी रचनाओं के नाम तो बताए थे कि कौन कौन सी रचना है, और उन्होंने तो बचपन में तय कर लिया था कि वो एक लेखक ही बनेंगे और जिंदगी भर वो लिखते भी रहे। लिखने के साथ हालांकि नौकरी भी उन्होंने की है, क्योंकि नौकरी तो जीवन यापन के लिए जरूरी है, लिखने भर से। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि वो पीएचडी की हमेशा आलोचना करते रहे, सबसे बड़े विरोधी रहे, और उनके ऊपर कितनी ही पीएचडी हो गई है अभी तक। ये जो है जिंदगी, ये भी एक धारावाहिक बना था, हास्य व्यंग वाला था, और सबसे पहला धारावाहिक इसको कहा जाता है। विक्रम बेताल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सिंहासन बत्तीसी भी देखा होगा, और देखे हैं कि नहीं देखे पता नहीं। और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए, पिछली क्लास में मैंने एक अफसर को लेकर के जोक सुनाया था, तो आपको सुना देती हूँ कि एक बार एक अफसर उसके 2 मातहतों के साथ में एक बगीचे में सैर करने के लिए गए, और उसने एक नोटिस बोर्ड पर पढ़ा कि वहां लिखा हुआ था, जो भी व्यक्ति पहला फल तोड़ेगा उसको सीधे गुटकना पड़ेगा, खाना नहीं है, चबाना नहीं है। तो अफसर ने पढ़ा और सरसरी निगाह से पढ़ करके आगे बढ़ गए, और उन्होंने आगे जाकर एक बेर के पेड़ से बेर तोड़ा। उसके पीछे जिसका मातहत था, उसने देखा कि बगीचे में बहुत खूबसूरत सेवफल लगे हुए हैं, और सेवफल इतने महंगे भी हैं, अभी तक मैंने खाए भी नहीं है। तो उसने एक सेवफल तोड़ा। जब तोड़ा तो पहरेदार आया कि बोले आपने पहला फल तोड़ा है और ये आपको गुटकना पड़ेगा। तो सेवफल गुटकना इतना आसान नहीं है, बिना काटे हुए खाना आसान है। उसको वो रो भी रहा, गुटक भी रहा, रो भी रहा और हंस भी रहा। तो उसने कहा कि तुम रो भी रहे हो और हंस भी रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीछे जो राम सिंह था उसने तो कटहल तोड़ लिया है। तो कहने का अर्थ यह है
कि अफसर ये देख लेते हैं कि कब कौन सी मुश्किल आएगी, उस मुश्किल से किस तरह से निकला जा सकता है। जैसे एक और कहानी शायद आपने पढ़ी होगी कभी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं कहानी सुना करके खत्म करती हूँ। किसी महाविद्यालय के विद्यार्थी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। सर का नाम क्या था मैम? मैम शरद जोशी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मिशन कॉलेज। अपन शरद जोशी का व्यंग पढ़ रहे थे, अफसर। आपकी 3rd यूनिट में है ना? मध्य प्रदेश के ही थे, उज्जैन की पैदाइश थे, और उनको छात्र जीवन से ही लेखन में प्रसिद्धि मिल गई थी, और परिक्रमा से तो वो पूरे देश में ही जाने पहचाने लग गए थे। और किसी को कुछ पूछना हो? हेलो मैम। हाँ जी। मैं पीजी गाला धार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। शरद जोशी के चरित्र के बारे में जानना चाहता हूँ। शरद जोशी के चरित्र के बारे में जानना चाहता हूँ। शरद जोशी के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ तो मैम। व्यंग्यकार हैं, आपको उनके पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। मुस्लिम लेडी से उन्होंने शादी की थी, फिल्म जगत में भी गए, धारावाहिक भी लिखे, और अगर आपको मालगुड़ी डेज पता हो तो उसके जो संवाद लिखे हैं वो उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, हिंदी थैंक यू संवाद जो मैम। है, और फिल्मों के संवाद भी उन्होंने लिखे हैं। मैं तो आपको यही बता सकती हूँ, पर्सनल लाइफ में वो कैसे क्या थे वो मैं नहीं बता सकती। और कुछ? चलिए, समस्याएं से कैसे सुलझा जा सकता है, बहुत जल्दी से आपको ये बहुत छोटी सी कहानी है कि एक साम्राज्य था और उसमें उस वजीर की मृत्यु हो जाती है, और उस साम्राज्य का नियम था कि जो भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा उस बंदे को ही यहाँ का वजीर बनाया जाएगा। और वजीर की खोज शुरू हो जाती है, तब उन्हें 3 बहुत बुद्धिमान लोग मिलते हैं। जब 3 बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं तो उन्हें परीक्षा देने के लिए जहाँ राजा था उस जगह पर आना पड़ता है, उस साम्राज्य के राजा के पास। तो जिस जगह पर परीक्षा देनी थी वो उस गांव में जाते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि सारे गांव वालों को मालूम है क्या है। तो उन्होंने कहा हाँ समस्या है, और बोले क्या प्रश्न पूछा जाएगा? तो बोले राजा ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया है, उसमें एक दरवाजा है, दरवाजे में एक ताला लगा है, उस ताले की कोई चाबी नहीं है, और वो अंकों के आधार पर ताला खुलता है। जो भी इस गणित के प्रश्न को हल कर लेगा वो दरवाजे को, ताले को खोल करके, दरवाजा खोल करके बाहर आ जाएगा। तो तीनों बुद्धिमान जो हैं उसमें से एक सोचता है कि इतना सारा पढ़ा कोई फायदा नहीं है, पता नहीं कल प्रश्न क्या पूछा जाएगा, क्योंकि वो ताले बनाने वाले तो थे नहीं कि उन्हें कुछ हेलो पता मैम। चलता। हाँ जी। मैम मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से अर्चना चंद्रवंशी बोल रही हूँ। मैम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस अक्षर व्यंग से के माध्यम से शरद जोशी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन सा कॉलेज बताया? छिंदवाड़ा। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उसमें यह है कि अफसर के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि अफसर देश को और दफ्तर को किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से वो कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है। व्यंग है बेटा, संदेश नहीं है, इसमें व्यंग है कि अफसरों की कार्य नीति के ऊपर उन्होंने व्यंग किए हैं कि अफसर किस किस तरह से काम करते हैं, अफसर की जातियां भी किस किस तरह की होती है, कितनी होती हैं, ये सारी चीजें हैं इसमें। चलिए, हमारा समय अब यही खत्म होता है, अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और जो आप नहीं हैं वो आपको मिलता है, कई बार ऐसा लगता है, और जो आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ढेर सारी मेहनत कीजिए। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार। थैंक यू मैडम।